क्लास 10th ज्योग्राफी बिहार बोर्ड। इसका हम लोग ग जो चैप्टर है एक का उसको वन एवं वन्य प्राणी को कर रहे थे, जिसमें एक लेक्चर आ गया, ये सेकेंड होगा कि मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए करते हैं इसको। वन संपदा तथा वन्य जीवों का हास एवं संरक्षण। अब यहाँ पे जो है कह रहा है कि वन संपदाओं का जो हास है वो औपनिवेशिक काल से ही शुरू हो गया, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया, प्रशासनिक और व्यापारिक उद्देश्यों से रेल मार्गों एवं सड़कों का विकास किया। कहा कि अगर ये जो स्टार्ट हुआ तो कैसे हुआ, तो रेल और सड़क मार्ग जो हैं व्यापारिक प्रशासनिक उद्देश्य के लिए अंग्रेजों ने बनाने शुरू किए और इसी से वनों की कटाई लगातार होनी शुरू हुई, जिसके कारण वनों का विदोहन होने लगा था। लेकिन आज़ादी के बाद से वन और वन्यजीवों पर लगातार आक्रमण हुआ, ये होने लगा और दरअसल विकास के नाम पर वनों का विनाश होना शुरू हुआ। 20वीं सदी के मध्य तक 24% वन क्षेत्र का विस्तार था, लेकिन 21वीं सदी के आरंभ में ही संकुचित होकर बस 19% बचा, यानी 5% वन चले गए। इसका मुख्य कारण क्या है भाई? तो वनों की कटाई का या वनों का जो औपनिवेशिक काल से लगातार दोहन हो रहा है, कटाई हो रही है, कहीं ना कहीं उसका प्राकृतिक वन्यजीव का कम हो जाना, उसके पीछे जो कारण है वो क्या क्या कारण है? तो उसके कारण सबसे बड़ा है मानवीय हस्तक्षेप। पर्यावरण में जब कभी भी पर्यावरण की स्थिति जर्जर होती है तो उसका सबसे बड़ा कारण हमेशा मानवीय हस्तक्षेप होता है। दूसरा है पालतू पशुओं का अनियंत्रित चारण। बहुत ज़्यादा ही अनियंत्रित चारण से भी जो होता है वनों का नाश होता है। विविध तरीके से वन संपदा का दोहन, मतलब बहुत सारे फैक्टर से क्या कर रहे हैं, वन संपदा का दोहन होना। कह रहे भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में वनों की उत्पादकता 0.5 घन मीटर प्रति वर्ष है, जबकि इसका विस्तार की दृष्टि से यह 2.1 घन मीटर है। विस्तार की दृष्टि से कितना है? 2.1 घन मीटर है, और वनों की उत्पादकता कितनी है? तो 0.5 घन मीटर प्रति वर्ष। कह रहे भारत में वनों के ह्रास का एक बड़ा कारण है कृषिगत भूमि का फैलाव। रेल लगा रहे हैं, परिवहन बढ़ रहा है, साथ में कृषिगत भूमि का फैलाव। एक सर्वेक्षण के अनुसार 1951 से 1980 में के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि में परिवर्तित हो गया। विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्य और मध्य भारत में जनजातीय क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि यानी झूम, जिसको क्या कहते हैं, स्लैश या बट, की खेती के कारण वनों में ह्रास। क्या कह रहे हैं? वनों के ह्रास के पीछे जो है एक कारण है सबसे प्रमुख कृषि भूमि का फैलाव। ये हेडिंग हो गया। इसके अंतर्गत ये देखा गया है कि पूर्वोत्तर जो राज्य है, इसका एग्जाम्पल, हर चीज़ का एग्जाम्पल, तो पूर्वोत्तर राज्य जो है और मध्य भारत में जो है जनजातीय क्षेत्र में स्थानांतरित खेती के चलते वनों का ह्रास हुआ है। और स्थानांतरित कृषि को झूम कहते हैं, स्लैश कहते हैं, बर्न कहते हैं। कह रहे बड़ी विकास योजनाएं, दूसरा कारण है बड़ी विकास योजनाएं, नदी घाटी परियोजनाएं जो आती है। कह रहे 1952 से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र नष्ट करना पड़ा है। नदी घाटी परियोजना के लिए 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रों का वन नष्ट करना पड़ा है। इस प्रकार अभी कई परियोजनाएं चल रही हैं, तो और वन नष्ट होंगे। तो वनों के नष्ट होने के पीछे कहीं ना कहीं नदी घाटी परियोजना भी जिम्मेदार है, कृषि के क्षेत्र का बढ़ना भी जिम्मेदार है, जिससे वनों के विनाश के क्रम जारी है। तीसरा कारण है तेजी से खनन। अब इसमें क्या एग्जाम्पल लिखेंगे हम? तो तेजी से खनन से भी क्या हो रहा है, भारी खतरे में है वन। इस खनन से कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवास का नुकसान हुआ। इसका कई सारे प्रजाति हैं जिनका आवास का नुकसान हुआ है। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल है पश्चिम बंगाल में टाइगर रिजर्व जो है वो डोलोमाइट के खनन के कारण क्या है, खतरे में है। अब है वनों एवं वन्य जीवों के विनाश में पशु चारण एवं ईंधन के लिए लकड़ियों का उपयोग भी एक कारक है। ये सब वनों की कमी आने में, वनों की लगातार कटाई होने में, सब में डिफॉरेस्टेशन बढ़ने में ये ज़्यादा सब भूमिका निभा रहे हैं, जितना कारण हम लोग देखते आ रहे हैं। तो पशु एवं ईंधन के लिए लकड़ियों का उपयोग भी जो है इसमें भूमिका निभा रहे हैं। रेल मार्गों की वृद्धि होनी, सड़क मार्गों का निर्माण होना, औद्योगिक का विकास होना, नगरीकरण, ये सब फैक्टर हैं इसके। वन विस्तार को बड़े पैमाने पर ये सारे फैक्टर तहस नहस करते हैं।
कौन कौन से फैक्टर हैं, तो इसमें फैक्टर क्या क्या थे, तो कृषि भूमि में मानवीय हस्तक्षेप, क्या हस्तक्षेप, पालतू जानवरों द्वारा अतिचारण, विविध तरीकों से वन संपदा का दोहन, जैसे कृषि की भूमि में फैलाव होना, इसका एग्जाम्पल देख लिया हमने, झूम कृषि जो जनजाति कर रहे हैं। विकास नदी घाटी परियोजना, इसका उदाहरण देख लिया, 1952 से क्या हुआ है, 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र नष्ट हो चुके हैं, डाटा डालना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा कारण तेजी से खनन कार्य, एग्जाम्पल हो गया पश्चिम बंगाल में टाइगर रिजर्व खतरे में डोलोमाइट के खनन के वजह से, पशुचारण एवं ईंधन के लिए लकड़ियों का उपयोग, रेल मार्ग का निर्माण, सड़क मार्ग निर्माण, औद्योगिक विकास, नगरीकरण इत्यादि। कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार भारत में कई क्षेत्रों में संवर्धन, इनरिचमेंट, वृक्षारोपण अर्थात वाणिज्य की दृष्टि से एकल वृक्षारोपण, ये भी कारण है, एकल वृक्षारोपण करने से दूसरे जो प्रजातियां हैं वो खत्म हो गई हैं। एकल वृक्षारोपण के वजह से क्या हुआ है, जो बाकी की प्रजातियां उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है और इसके वजह से वो खतरे में आ जाती हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो सागवान के एकल रोपण जो है, दक्षिण भारत में सागवान का एकल रोपण होने की वजह से अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए। हिमाचल प्रदेश में चीर पाइन के रोपण से हिमालय ओक और रोडोडेंड्रॉन वनों का नुकसान हुआ है, यानी कि हिमालय में चीड़ पाइन का रोपण हो रहा है एकल रोपण के तहत, और क्या हिमालय ओक और रोडोडेंड्रॉन नष्ट हो रहे हैं। हिमालय ओक क्या है, तो हिमालय ओक जो है अब संकट में है, इसको थोड़ा पहचानते हैं क्या है, तो कह रहा है हिमालय ओक या हिमालय यव चीड़ के प्रकार का सदाबहार वृक्ष है। ये चीड़ का ही एक प्रकार है, सदाबहार वृक्ष है, और यह एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। चौड़ी सी छाल, पत्ती, टहनी और जड़ों में टेक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है। कह रहा है कि चीड़ की जो पत्ती होती है, यानी कि हिमालय की जो छाल है, पत्ती है, टहनी है, जड़ है, इससे एक रसायन निकाला जाता है जिसका नाम है टेक्सोल। इसे कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है इस टेक्सोल का। इससे बनाई गई दवाएं विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर की औषधि है, यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कैंसर की औषधि जो बनती है वो टेक्सोल नामक रसायन से बनती है, जो हिमालय यव से निकाला जाता है। इसके अत्यधिक निष्कासन से इस वनस्पति जाति के लिए अस्तित्व का संकट पैदा हो गया है। पिछले 1 दशक से हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों पेड़ विलुप्त हो चुके हैं, जो एक समस्या बन के उतरी है ये। अब कह रहे हैं जैसे जैसे वनों का दामन सिकुड़ा, वैसे वैसे वन जीवों का आवास भी तंग हो गया। भोजन, सुरक्षा एवं आनंद के लिए जीवों का शिकार वन्य जीवों का विनाश का एक बड़ा कारण है। कह रहा है हमारे देश में लगभग 81,000 वन्य प्राणी उपजातियां, लगभग 47,000 वनस्पति उपजातियां पाई जाती हैं। वनस्पति उपजातियों में से लगभग 15,000 भारतीय मूल की उपजाति हैं। तो कितनी जैव विविधता हमारे यहाँ पे पाई जाती है। कह रहा है कि आज की स्थिति यह है कि बहुत से वन्य प्राणी लुप्त हो गए हैं या लुप्त प्राय हैं। भारत में चीता और गिद्ध इसके उदाहरण हैं। तो भारत में चीता और गिद्ध क्या है, इसके उदाहरण हैं जो लुप्त प्राय हैं, लुप्त होने के कगार पे हैं। यदि हम गौर करें, अवलोकन करें तो पता चलेगा कि पर्यावरण के प्रति हमारी संवेदना कम हो गई, यानी कि संवेदनहीनता के कारण ही कई दशकों से वन्य और जीवों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है या दबाव बढ़ रहा है। तो इसका जिम्मेदार कौन है, तो जिम्मेदार है हम। किसमें कमी आई, हमारे संवेदन में, यानी हमारी संवेदनहीनता की वजह से ही आज पर्यावरण खतरे में है, आज वनों का अस्तित्व खतरे में है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए हुए हैं जो वृक्ष कितने पेड़ हैं या फिर जानवर हैं जो क्या है लगभग लुप्त प्राय हैं, लुप्त होने के कगार पे हैं। कि वन्य जीव के अधिवास पर ये जो प्रतिकूल मानवीय प्रभाव पड़ता है, इसके 3 प्रमुख कारण हो सकते हैं। पहला कि प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण। ये क्या है भाई, तो वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास जंगल, मैदानी भाग, नदी, तालाब, वेटलैंड, पहाड़ी, तराई आदि हैं। जनसंख्या में हो रही अनियंत्रित वृद्धि, यानी कि ये भी समझ लीजिए जनसंख्या वृद्धि भी कहीं ना कहीं इस पर इफेक्ट डालती है। औद्योगिक का विकास होना, अत्यधिक शहरीकरण का बढ़ना, बड़े बांध या अन्य परियोजनाओं और इसके आवास के अतिक्रमण कर रही है, ये सब इसके कारण है।
कह रहा है यातायात की सुविधा में वृद्धि के कारण वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण हुआ है, क्योंकि क्या कर रहे हैं, पेड़ काट करके वहाँ पे रोड बनाए जा रहे हैं। प्राकृतिक निवास स्थान छिन जाने के दबाव से वन्य जीवों का सामान्य वृद्धि या प्रजनन क्षमता में कमी आ गई है। तो जीवों की सामान्य वृद्धि रुक गई है या वो बहुत कम हो रहे हैं, प्रजनन क्षमता में कमी है। इसका कारण ये है कि उनके प्राकृतिक आवास जो है वो छिन गया है, उनका अतिक्रमण हुआ है। वेटलैंड क्या होता है, तो निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को वेटलैंड कहा जाता है। निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को वेटलैंड कहा जाता है। स्थानीय तौर पर इसे चौड़, भागर, मौन, टाल भी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है, तो चौड़, भागर, मौन, टाल भी कहा जाता है। अब है प्रदूषण जनित समस्या। पहला क्या था, अतिक्रमण कर देना। दूसरा है प्रदूषण जनित समस्या भी कहीं ना कहीं इस पे प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसको देखते हैं। कह रहे बढ़ते प्रदूषण ने कई समस्याओं को जन्म दिया है। इन जीवों की संख्या में कमी का प्रमुख कारण क्या है भाई, तो पराबैंगनी किरणें, अम्ल वर्षा, हरितगृह प्रभाव, वायु जल मृदा का प्रदूषण, ये सब इसके प्रमुख कारण हैं जो वन्य जीवों के जीवन चक्र पर गहराई से इसको प्रभावित कर रहा है। जीवन चक्र को पूर्ण किए बिना नए पौधे और जंतु का जन्म नहीं हो पा रहा है, मतलब अच्छे से नहीं हो पाता है ना। यहाँ पे जीवन चक्र जब तक पूरा ही नहीं होगा तो वो कैसे सरवाइव कर पाएगा। फलतः वास स्थान उपलब्ध रहने के बावजूद भी वन्य जीव धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। पूछ सकता है क्या कारण है कि वास स्थान पहले भी जितना था उतना ही पर वन्य जीव विलुप्त होते जा रहे हैं, इसका रीज़न क्या है। तो एक तो अतिक्रमण कर दे रहे हैं हम, उसके प्राकृतिक आवास को हटा दे रहे हैं जिसकी वजह से उनकी प्रजनन क्षमता घट गई है, उनकी सामान्य वृद्धि घट गया है। प्रदूषण, पराबैंगनी किरणों में वृद्धि होना, अम्ल वर्षा का होना, हरितगृह प्रभाव, वायु का प्रदूषण, जल का प्रदूषण, मृदा का प्रदूषण कहीं ना कहीं इसको प्रभावित करता है। और तीसरा है आर्थिक लाभ, ये भी एक फैक्टर है। कह रहे रंग बिरंगी तितलियों से लेकर मेढक, पक्षी, जंगली जानवर, कछुआ, तोता, अन्य स्थानीय परिंदे का अवैध शिकार क्या हो रहा है भाई, तो अवैध शिकार कर इसकी राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काला बाजारी की जा रही है। चीन ऐसे में क्या है, ऐसे वन्य जीवों की काला बाजारी में चीन जो देश है वो प्रथम स्थान पे आता है। तो ये जो वन्य हैं या वन्य जीव हैं, इनकी कमी, इनके प्रतिकूल प्रभाव पे जो मानवीय हस्तक्षेप है वो किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं, तो प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण, जनसंख्या वृद्धि की वजह से, मानवीय कारण, प्रदूषण जनित समस्या, तो प्रदूषण कौन कर रहा है भाई, तो मानव ही कर रहे हैं। पराबैंगनी किरणों की वृद्धि, अम्ल वर्षा, हरितगृह प्रभाव, जलवायु मृदा प्रदूषण इसके कारण। आर्थिक लाभ में देखा जाए तो क्या हो रहा है, अवैध शिकार कर कालाबाजारी की जाती है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और इसका जो है सबसे फेमस उदाहरण, सबसे शीर्ष स्थान पे कौन है भाई, तो चीन है। अब कह रहे हैं आर्थिक लाभ के लिए योजनाबद्ध तरीके से खास प्रजाति के पेड़ पौधे, जीव जंतु, स्थानीय, क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर दोहित किए जाने वाले कई प्रजाति संकटग्रस्त हो गई। कह रहे आर्थिक लाभ की वजह से योजनाबद्ध तरीके से खास प्रजाति के पेड़ पौधे, जिससे आर्थिक लाभ हो, खास प्रजाति के जीव जंतु, क्षेत्रीय या राज्य स्तर पर इनको दोहन किया गया है, और ऐसे करके कई ऐसी प्रजाति हैं जो आर्थिक लाभ के तले सूली चढ़ गई है, नष्ट हो चुकी है। निरंतर शिकार भी वन्य जीवों के लिए एक बड़ी चुनौती है, और निरंतर इनका शिकार होना भी क्या है, इसके लिए बड़ी चुनौती है। वर्तमान में यह एक वैश्विक मुद्दा है, और ये अवैध शिकार जो है कोई राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय मुद्दा नहीं है, यह मुद्दा पूरे विश्व स्तरीय है, क्योंकि आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से बड़ी संख्या में अवैध जो है शिकार हो रहा है विश्व स्तर पर। बड़े चिंतन का विषय है, और विषय कैसे नहीं हो चिंतन का, क्योंकि अस्तित्व खतरे में है। इसे अब सामाजिक, किसने भाई इसको समझा है, तो सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, आर्थिक और धार्मिक स्तर पर स्वीकारा गया है कि यह जो है गलत है। यही नहीं, जो साहित्यवादी हैं, कवि हैं, कलाकार हैं, में इनकी चेतना के लिए अपनी रचनाओं के मुख्य रूप से स्थान दिया है। भारत में तो आदिकाल से ही वन्य और वन्यजीव प्राणी के महत्व को स्वीकारा गया है, और भारत में तो आदिकाल से ही इनके महत्व को स्वीकारा गया है। प्रत्येक धार्मिक कृत्यों तथा विभिन्न पौराणिक कर्मकांड, साहित्य, वनों और प्राणियों को महत्व दिया गया है। जितने भी हमारे धार्मिक कृत्य हैं, पौराणिक कथाएं हैं, कर्मकांड है, सब में वनों का, प्राणियों का महत्व है। ग्रामीण लोग कई धार्मिक अनुष्ठान में 100 से अधिक पौधे की प्रजातियों का प्रयोग करते हैं, और इन पौधे को अपने खेतों में ही उगाते हैं। भारत के शासकों ने भी
प्राकृतिक संरक्षण पर बल दिया। ईसा पूर्व 3री सदी में देखें तो उस टाइम पे ही अशोक के जो शिलालेख हैं उससे वनों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। प्रकृति के महत्व को स्वीकारते हुए वन्य जंतुओं के शिकार पर अंकुश और संबंधित संरक्षण के नियम को अपने शिलालेख में अंकित कराया था इन्होंने। मध्यकालीन भारत में देखें तो मध्यकालीन मुगल साम्राज्य के संस्थापक ज़हीर-उद-दीन बाबर और जहांगीर के उल्लेखों में भी प्राकृतिक संरक्षणवाद मिलता है। बाबर और जहांगीर के उल्लेखों में भी मुगल चित्रकला की कृतियों में वन्य प्राणियों के बीच जो प्रेम संबंध है उसका प्रतीक है वो। तो ये हमारे यहाँ पे जो है आदिकाल यानी कि ये जो है वन्य जीव से हमारा प्राचीन समय से ही जो संबंध है उसको ये सब दर्शाते हैं। क्या आप अमृता देवी वन्य संरक्षण प्रसारण के विषय में जानते हैं? तो अमृता देवी जो थी राजस्थान के विश्नोई गांव जोधपुर जिला की रहने वाली थी और उन्होंने 1731 में राजा के आदेश को दरकिनार करके वनों से लकड़ी काटने का विरोध किया और फिर बाद में राजा को भी इसके लिए अफसोस हुआ था। कह रहे वर्तमान समय में वन और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है तो चलाया ही जाएगा। हमारे राष्ट्र में भी चल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चल रहा है। भारत की संकटापन्न प्रजातियों की सूची बनाने का काम सर्वप्रथम सबसे पहले अब बात करते हैं इसके संरक्षण के दृष्टिकोण में तो 1970 में बॉटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी BSI तथा वन अनुसंधान संस्थान यानी FRI देहरादून के संयुक्त रूप से किया और इन्होंने इस सूची बनाई और सूची का नाम रखा रेड डाटा बुक। इस क्रम में आधार और साधारण पौधे यानी कि रेयर पौधे जो हैं उनको रखा गया ग्रीन बुक में और लुप्त प्राय पौधे को रखा गया रेड डाटा बुक में। रेड डाटा बुक क्या है? तो इसमें सामान्य प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे से अवगत किया गया है और संकटग्रस्त प्रजाति सर्वमान्य रूप से चिन्हित होते हैं इसमें, यानी कि जो खतरा है उसको दिखाते हैं और ऐसे प्रजाति को ही चिन्हित किया जाता है और विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों को एक तुलनात्मक स्थिति के प्रति चेतावनी भी दी जाती है और इसमें जो है इसकी पहचान की जाती है। संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम को प्रोत्साहन भी दिया जाता है। ये सब कार्य होते हैं रेड डाटा बुक के अंतर्गत आए जो भी जानवर, पक्षी या वनस्पति हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण एवं प्राकृतिक संस्थान संरक्षण संघ यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ने संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में कार्य कर रही है। और ये जो है ये क्या है? तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो वन्य और वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति कार्य कर रही है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज यानी IUCN को अब विश्व संरक्षण संघ यानी वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? तो वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के नाम से। इस संस्था ने विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों के जातियों को चिन्हित कर निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया। यानी कि ये जो संस्था है इसने क्या किया? विभिन्न प्रकार के जो पौधे और प्राणी हैं उनकी जातियों को चिन्हित किया और चिन्हित करके कुछ भागों में बांटते हैं जिसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।